पाकिस्तान ये ऐलान करता दिख रहा है कि इस्लामिक नाटो अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। मिलिट्री डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो पाकिस्तान बैकबोन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन लेकर आता है इसके अंदर, जो भारत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर सकती है। क्या भारत को पाकिस्तान के इस इस्लामिक नाटो से डरने की जरूरत है? तो कंसर्न भारत को यही है कि क्योंकि टर्किश मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है, पाकिस्तान को एडवांस सिस्टम मिल सकता है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन काफी डीप हो रहा है। अगर इसमें कहीं टर्की और कतर भी जुड़ गए तो ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा और एक फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक बन जाएगा। अगर ये एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इस गठबंधन को आखिर इतना ताकतवर क्यों कहा जा रहा है? टर्की की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो इसके शानदार ड्रोन्स हैं, इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वे बेहद एडवांस्ड हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक विशाल फौज है और सबसे बड़ा पत्ता है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंट का, परमाणु बम का। तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रखेगा इसमें, तो दैट इज वाई इसका भी ऊपर असर पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली भारत के लिए नेगेटिव है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर पलट कर रख देगा कि टर्की ने ही ड्रोन्स दिए और युद्ध के नतीजे बदले हैं टर्की ने। अब ये जो गठबंधन बनेगा भारत के लिए नो डाउट एक गंभीर चुनौती बन सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कदम उठने जा रहा है ये भारत की मिडिल ईस्ट की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन सकता है। अब दोस्तों, एक बात सोचकर देखिए, अगर खाड़ी के देशों की बेशुमार धन दौलत, टर्की की खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का परमाणु बम, ये तीनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? तो साथियों, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो ऐसा होने के पूरे आसार बन रहे हैं। दुनिया एक नए सैन्य गुट की गवाह बनने जा रही है और पाकिस्तान ये ऐलान करता दिख रहा है कि इस्लामिक नाटो अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। आज के एनालिसिस में हम मिडिल ईस्ट की उस बदलती जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो भारत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर सकती है। हम ये समझेंगे कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है जो युद्ध है, इस युद्ध से खाड़ी के देश क्यों और कैसे डरे हुए हैं, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का असली मतलब क्या है जिसमें पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने टर्की और कतर को इस रक्षा समझौते में जोड़ने की बात कही है। और सबसे अहम सवाल दोस्तों ये कि क्या भारत को पाकिस्तान के इस इस्लामिक नाटो से डरने की जरूरत है? भारतीय विदेश मंत्रालय और डिफेंस एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है, सब कुछ लॉजिक के साथ समझेंगे। तो आज के सेशन में आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया एक टीवी इंटरव्यू से, जिसमें इन्होंने खुलेआम ये सिग्नल दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल जो स्ट्रेटेजिक एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस डिफेंस एग्रीमेंट में अब टर्की और कतर भी शामिल होने वाले हैं और बातचीत बस आखिरी दौर में चल रही है। अब साथियों, इसी को दुनिया भर की मीडिया इस्लामिक नेटो कहकर पुकार रही है, या इसको कहीं कहीं मुस्लिम नेटो भी कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि साहब इसमें नया क्या है? 57 मुसलमान मुल्कों का OIC नाम का संगठन तो पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, नया है इस समझौते का कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज। एक सिंपल एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि जिस तरह वेस्ट के 32 देशों का एक ग्रुप है नेटो, जिसे हम नेटो कहते हैं, ये एक मिलिट्री अलायंस है। इस नेटो की रीढ़ की हड्डी है इसका आर्टिकल 5। इसका जो आर्टिकल 5 है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नेटो के इन 32 देशों में से साथियों किसी एक देश पर भी कोई बाहरी ताकत हमला करती है तो ये मान लिया जाएगा कि हमला पूरे नेटो ब्लॉक पर हुआ है, तो सारे 32 के 32 देश मिलकर उस हमलावर देश पर पलटवार करेंगे। अब साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो पैक्ट साइन किया है उसमें बिल्कुल इसी नाटो के आर्टिकल 5 की कॉपी की है इन दोनों ने। यानी अगर कल को सऊदी अरब पर कोई आंच आती है तो पाकिस्तान अपनी फौज लेकर वहां पहुंच जाएगा, और अगर इसमें कहीं टर्की और कतर भी जुड़ गए तो ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा और एक फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक बन जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब और टर्की, ये दोनों देश जो एक समय सुन्नी दुनिया का लीडर बनने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, ये आज एक टेबल पर कैसे आ रहे हैं दोनों? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। हाल के अगर जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम को आप देखो तो जब से ये मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का है तो खाड़ी देशों को एक बहुत बड़ी सच्चाई पल्ले पड़ गई है, एक बहुत बड़ी रियलिटी समझ में आ गई है कि भैया अमेरिका पर अब अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की प्रायोरिटी तो उसका चेला इजराइल है हमेशा से,
और खुद अमेरिका के अपने राष्ट्र हित है अमेरिका की प्रायोरिटी, बाकी किसी की सिक्योरिटी से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब भाड़ में जाएं। ये बात समझ में आ गई है, समझ रहे हैं इस बात को, एनालाइज कर रहे हैं खाड़ी के अरब देश। अब आप एक बात याद कीजिए कि सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर में बैठे हुए जो हमास लीडर्स हैं उनके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी। अब देखो, भले ही कहने को इजराइल ने कहा कि ये तो एक टैक्टिकल अटैक था और कतर को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन दोस्तों इससे कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में एक खौफ तो पैदा हो ही गया कि भैया हमारे पास तो अपना खुद का कोई डिफेंस मैकेनिज्म है ही नहीं, कल को अगर कोई हमारे ऊपर इसी तरह से अटैक कर दे तो हम तो मारे जाएंगे। अब ये खाड़ी के ज्यादातर देश ईरान को भी लंबे टाइम से अपने लिए एक खतरा मानते आए हैं, खाड़ी के अधिकतर देश, इसमें बहरीन, कतर, जॉर्डन। इसलिए अब इन देशों ने साथियों मिलकर यह तय किया कि साहब अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों पर अपनी निर्भरता खत्म करो और अपना खुद का एक सिक्योरिटी ब्लॉक बनाओ। अब दोस्तों अगर ये चारों देश मतलब सऊदी अरब, कतर, टर्की और पाकिस्तान, अगर ये एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इस गठबंधन को आखिर इतना ताकतवर क्यों कहा जा रहा है? तो इसको एक बिजनेस का एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि ये चारों देश मिलकर एक सुपर कंपनी बना रहे हैं। अब क्योंकि इन चारों में से सऊदी अरब के पास और कतर के पास बेशुमार धन दौलत है तेल और गैस की, तो ये दोनों इस मिलिट्री ब्लॉक के, इस गठबंधन के फाइनेंसर बनेंगे। महंगे हथियार खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो इन्हीं दोनों की तिजोरी से आएगा। आप एक बात पर गौर कीजिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान को इस समझौते के बदले आईएमएफ से बचने के लिए ऑलरेडी एक बेल आउट पैकेज दे चुका है। जब पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटक रही थी आईएमएफ का कर्ज लौटाने की, तो उसकी जान किसने बचाई? सऊदी अरब ने। तो आप इसकी फाइनेंशियल रेलेवेंस की बात ऐसे समझिए इन चारों के गठजोड़ से। और दूसरे फ्रंट पर इनमें जो साथियों टर्की है, टर्की ऑलरेडी नेटो ब्लॉक का 32 देशों का जो ग्रुप है नेटो, उसका ऑलरेडी एक मेंबर है और टर्की के पास नेटो में अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्मी भी है। और सबसे अहम बात दोस्तों ये कि टर्की की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो इसके शानदार ड्रोन्स हैं, इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वे बेहद एडवांस्ड हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। और टर्की इस ग्रुप को हाईटेक हथियार उपलब्ध करा देगा अगर ये चारों का ग्रुप बनता है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से खस्ता हाल है, डाउन है। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक विशाल फौज है और सबसे बड़ा पत्ता है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंट का, परमाणु बम का, और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी अच्छा खासा जखीरा पाकिस्तान रखता है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान खाड़ी देशों को अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक तरह से किराए पर दे रहा है। जब सऊदी का पैसा होगा, टर्की की टेक्नोलॉजी होगी और पाकिस्तान का परमाणु बम होगा और ये सब एक जगह मिलेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर पलट कर रख देगा। भाई जब पाकिस्तान जैसा कोई देश किसी मिलिट्री गुट के सेंटर में हो तो क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? इस बारे में जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया, पूछा गया, तो इन्होंने बहुत नपातुला और बहुत क्लियर कट रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि हम इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के बनने की खबर से वाकिफ है कि ये चारों देश एक साथ हाथ मिला रहे हैं और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसका जो भी असर होगा उसका गहराई से स्टडी की जा रही है। लेकिन साथियों इस तरह के गठबंधन बनने से भारत के माथे पर चिंता की लकीर आना नेचुरल है। अगर मोटे लेवल पर, हम मैक्रो लेवल पर अगर आप देखो तो भारत की चिंता करने की 3 मेन वजह बनती हैं सीधी सीधी। नंबर 1 आप देखिए कि जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्डोगन, इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला साथ दिया है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि टर्की ने ही सीरिया को, लीबिया को और अजरबैजान को अपनी सेना दी, ड्रोन्स दिए और युद्ध के नतीजे बदले हैं टर्की ने। अब ये जो गठबंधन बनेगा भारत के लिए नो डाउट एक गंभीर चुनौती बन सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फ्यूचर में कोई टकराव होता है, कोई संघर्ष होता है, तो टर्की पाकिस्तान को एडवांस हथियार दे सकता है, हमें याद रखना चाहिए। और दूसरा आप देखो कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल फ्रंट पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ रहा था, लेकिन इस गुट के बनने से पाकिस्तान को एक टाइप की ऑक्सीजन मिल गई है। अब जब पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा मिलेगा और टर्की का बैकअप मिलेगा और कतर की फंडिंग, फाइनेंसिंग मिलेगी, तो कश्मीर में आतंकवाद को फिर से हवा देने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को अब ये लगेगा ना कि अगर भारत ने जवाब में
कोई सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई करी तो ये सारे देश तो मेरे बचाव में आकर खड़े हो जाएंगे अब। और तीसरी बात साथियों, आप ये देखिए कि भारत ने पिछले 10 सालों में सऊदी अरब के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, इन देशों के साथ अपने जो रिलेशंस हैं, कतर के साथ काफी मजबूत रिलेशन भारत ने किए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर काफी अच्छा काम हुआ है और ये देश भारत के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस्लामिक नाटो दोस्तों पूरी तरह खड़ा हो जाता है तो संकट के समय में सऊदी अरब पर और कतर पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बन जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कदम उठने जा रहा है, जो ख्वाजा आसिफ ने जिसका इंटरव्यू में इशारा किया, ये भारत की मिडिल ईस्ट की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन सकता है। पाकिस्तान का ये इस्लामिक नाटो का आइडिया हालांकि अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान इसके जरिए भारत के खिलाफ एक कवच बनाने की कोशिश कर रहा है, एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है और मिडिल ईस्ट का न्यूक्लियर बाउंसर भी बनना चाह रहा है पाकिस्तान। तो तुरंत तो देखो भारत के लिए किसी युद्ध का कोई खतरा है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कूटनीतिक जाल तो है ही जिसे भारत को बहुत होशियारी से काटना पड़ेगा। तो इस्लामिक नेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि बहुत जल्द कतर और टर्की भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तान क्लोजर टू इस्लामिक नेटो, ख्वाजा आसिफ सेज टर्की कतर टू ज्वाइन सऊदी पैक्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक हो सकता है। क्या ये एक्चुअल में नेटो का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा? यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनका क्या रोल होगा, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है और क्या ये सफल हो सकता है? जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पब्लिकली इंडिकेट कर दिया कि कतर और टर्की हो सकता है कि जो सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ था पिछले साल उसको बहुत जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक डिस्कशन नहीं है, ये एक ऐसे ब्लॉक के डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं जो मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट में सारा बदलाव ला सकता है। एक्चुअली अगर आप देखोगे, चाहे मिडिल ईस्ट पावर पॉलिटिक्स है, इंडिया पाकिस्तान का कैलकुलेशन है, गल्फ सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, एनर्जी रूट्स, ये सब कुछ वापस से बदल सकता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इस्लामिक नेटो है क्या? देखो, नेटो की जब भी हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, और ये कई दशकों से चलता आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन चीज हम बात करें ना, इस्लामिक नेटो मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनका इसी प्रकार का जो नेटो का कॉन्सेप्ट है, ये शुरुआत होती है सितंबर 2025 में, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान भी मदद करेगा, पाकिस्तान भी उस देश के खिलाफ लड़ेगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद करेगा। मतलब यहाँ पर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, इसकी चर्चा हुई थी, इसका पैक्ट हुआ था। और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये बढ़ेगा, जो कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है वो डिस्कस हुआ था। अब बताया जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट के बाद जैसे ही सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपस में एग्रीमेंट किया, उसके जस्ट बाद टर्की भी इंटरेस्ट दिखाने लग गया, मतलब कि टर्की भी इसको ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है कि कतर भी कंसिडर कर रहा है इसको ज्वाइन करने का, और हो सकता है फ्यूचर में इजिप्ट भी इसको ज्वाइन कर जाए। अच्छा, यहां पर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा है कि कतर और टर्की इस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को हो सकता है बहुत जल्द ज्वाइन कर लें, एंड पाकिस्तान विल बी वेलकमिंग, मतलब पाकिस्तान उनका स्वागत करेगा अगर वो ज्वाइन करेंगे। मतलब ये दिखाता है कि जो नेगोशिएशंस चल रही हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, स्ट्रैटेजिक जो आर्किटेक्चर है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, और जो ब्लॉक है, ये जो इस्लामिक नेटो का ब्लॉक है, वो बहुत जल्द यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें तो कोई भी फॉर्मल मल्टीलैटरल ट्रीटी हुई नहीं है, कोई भी मिलिट्री कमांड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अभी के हिसाब से तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं वो बहुत जल्द फॉर्म ले सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ की हमने बात की, ये जो 4 कंट्रीज़ की बात की, एक एक करके हम बताते हैं कि उनका ज्वाइन करने का मेन मकसद क्या है। देखो, पाकिस्तान का रोल क्या होगा इस पूरे इस्लामिक नेटो में? मिलिट्री डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो पाकिस्तान बैकबोन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन लेकर आता है इसके अंदर, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन की शक्ति है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मीज, मतलब आप समझिए भारत 2nd नंबर पर आता है, पाकिस्तान 6th नंबर
नंबर पर आता है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस सर्विसेज है इनके पास, ISI वगैरह, स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी है जो कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को कनेक्ट करती है। तो पाकिस्तान भी लंबे समय से चाह रहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड में वो अपनी लीडरशिप को स्थापित करे, और इसकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यही है कि क्योंकि ये ओनली मुस्लिम कंट्री है विथ न्यूक्लियर पावर, तो पाकिस्तान चाहेगा कि गल्फ कंट्री से उसको सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आए। ये सारी भी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का अल्टीमेट मेन मकसद है कि उसकी इकोनॉमी में सुधार हो। दूसरा, अगर हम सऊदी अरब के रोल की बात करें तो सऊदी अरब इसमें फाइनेंशियल पावर लेकर आएगा, ऑयल वेल्थ, रिलीजियस लेजिटिमेसी, गल्फ इन्फ्लुएंस। और सऊदी अरब का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यूएस का प्रोटेक्शन तो उतना मिल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंडिपेंडेंट बने, रीजनल डिटरेंस को क्रिएट करें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने प्रोटेक्ट करें, और जो ईरान है उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करें। तो सऊदी अरब भी यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल पावर में, जियोपॉलिटिकल मिडिल पावर में। तो इसी की वजह से सऊदी अरब का रोल आ जाता है। जहां तक टर्की के रोल का सवाल है तो देखो, टर्की यहां पर टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंजन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की इसमें क्या करेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को कंट्रीब्यूट करेगा, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और जो टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। चाहे इसके आप बैरक्टर ड्रोन्स की बात करें, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रोन्स इन द वर्ल्ड, मिसाइल एक्सपोर्ट, आर्मर्ड व्हीकल्स। तो टर्की ऑलरेडी हैज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, तो वो चाहेगा कि वो इसके अंदर शामिल हो। और जहां तक कतर के रोल का सवाल है तो कतर गैस वेल्थ में काफ़ी बड़ा आगे सबसे बड़ा प्लेयर है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस रखता है, मीडिएशन नेटवर्क है। आपने देखा होगा जब भी दो देशों के बीच में मीडिएशन होना होता है तो वो कतर में होता है। तो कतर ऑलरेडी होस्ट टर्किश मिलिट्री बेसेस एंड US मिलिट्री फैसिलिटीज़। तो कतर यहाँ पर नेगोशिएटर की तरह काम कर सकता है, फाइनेंशियल सपोर्टर की तरह कर सकता है, और उसका जो पार्टिसिपेशन है इसकी वजह से जो पूरा इस्लामिक नेटो का ब्लॉक है वो इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली काफ़ी पावरफुल हो सकता है। जहाँ तक सवाल है कि भारत को क्यों चिंता है, देखो आप समझिए, पाकिस्तान और टर्की की मिलिट्री पार्टनरशिप, ये टर्की ऑलरेडी स्ट्रांग सपोर्टर रहा है पाकिस्तान का। अब भारत के खिलाफ चाहे वो कश्मीर का मुद्दा उठाना हो या फिर डिफेंस कॉपरेशन, ड्रोन सिस्टम, हमने ऑलरेडी देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। तो कंसर्न भारत को यही है कि क्योंकि टर्किश मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है, पाकिस्तान को एडवांस सिस्टम मिल सकता है, इंटेलिजेंस कॉपरेशन काफ़ी डीप हो रहा है, और साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट का कंसर्न है, क्योंकि इंडिया का रिलेशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है सऊदी अरब, UAE, कतर, इजराइल, ईरान के साथ। सो इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था बैलेंस अगर मिडिल ईस्ट है, लेकिन अगर पूरा मिडिल ईस्ट एक ब्लॉक में इमर्ज हुआ तो इसकी वजह से जो हमारा डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा। और भारत नहीं चाहेगा कि गल्फ पोलराइज हो, एंटी इंडिया मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बने। तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता है। और मैरीटाइम का भी इंप्लीकेशन है, मतलब अगर पाकिस्तान, गल्फ और टर्की आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो अरेबियन सी की सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस होगी, इंडियन ओशन का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रखेगा इसमें। सो दैट इज वाई इसका भी ऊपर असर पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली भारत के लिए नेगेटिव है। और डिप्लोमेटिक नैरेटिव वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो टर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी कश्मीर को लेकर, इस्लामिक फोरम को लेकर, OIC डिप्लोमेसी को लेकर कोऑर्डिनेट करते आए हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक है वो एक प्रकार से इसको और एम्पलीफाई कर देगा।